नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी तेलीवार में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मौर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के हमारे 3 वीडियो पहले आ चुके थे, जिसमें पहले वीडियो में हम लोगों ने चंद्रगुप्त व बिंदुसार की जानकारी देखी, दूसरे वीडियो में हम लोगों ने अशोक के बारे में पढ़ा व तीसरे वीडियो में हम लोगों ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग मौर्यकालीन प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था का कह सकते हैं विस्तृत रूप से अध्ययन प्राप्त करेंगे। तो आज का टॉपिक डालते हैं मौर्यकालीन प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, अगर प्रशासन को देखा जाए तो मौर्य जो समाज था या मौर्य साम्राज्य था उसका संचालन किस प्रकार से किया जा रहा था, कौन कौन से अधिकारी थे, इस सब की जानकारी हम कहाँ पढ़ेंगे? प्रशासनिक व्यवस्था में पढ़ेंगे। अगर सामाजिक व्यवस्था को देखा जाए तो मौर्यकालीन समाज किस प्रकार का था और कौन कौन से वर्ग वहाँ पे निवास करते थे, कौन कौन से अधिकार थे जो पुरुषों को प्राप्त थे, कौन कौन से अधिकार थे जो महिलाओं को प्राप्त थे। वह आर्थिक व्यवस्था में हम लोग देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था, कर कितने प्रकार के होते थे, कौन कौन से मुख्य कर थे व किन्हें कर से मुक्ति प्रदान की गई है, व कर न देने वाले व्यक्ति के साथ में क्या प्रावधान किया जाता था। दोस्तों, अगर मौर्यकालीन इन व्यवस्थाओं को देखा जाए तो इनकी जानकारी हमें मुख्य रूप से कौटिल्य की अर्थशास्त्र, यूनानी लेखक मेगस्थनीज की इंडिका, अशोक के अभिलेखों व विदेशी लेखकों की पुस्तकों से प्राप्त होती है। दोस्तों, तो लिख लेंगे जानकारी के स्रोत अगर इन स्रोतों में दोस्तों देखा जाए तो नंबर 1 है हमारा कौटिल्य और पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। दूसरा देखा जाए दोस्तों तो ये है आपकी यूनानी लेखक मेगस्थनीज और इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। तीसरा देखा जाए दोस्तों तो ये है आपके अशोक के अभिलेख और चौथा है दोस्तों हमारा विदेशी लेखक व उनकी पुस्तकें। अर्थात दोस्तों इस प्रकार से हमें मौर्य साम्राज्यकालीन प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक जानकारी प्राप्त होती है। तो हेडिंग डालते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, तो अगर प्रशासनिक व्यवस्था को देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था पर आधारित था। अर्थात राजा जो था वही प्रशासन का प्रमुख होता था, या कह सकते हैं राजतंत्र प्रणाली पर आधारित था। लेकिन जिस समय अशोक ने शासन किया तो अशोक ने इसे निरंकुश राजतंत्र में परिवर्तित कर दिया और सम्राट या राजा इस राजतंत्र का प्रमुख होता था। दोस्तों, तो लिख लेंगे मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था पर आधारित। दोस्तों, लिख लेंगे मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीय व्यवस्था का उदाहरण।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, अशोक ने इसे निरंकुश राजतंत्र में परिवर्तित किया। और लास्ट दोस्तों, राजा या सम्राट इसका प्रमुख, अर्थात इस प्रशासनिक व्यवस्था का, जो कि कैसी थी, केंद्रीय व्यवस्था का उदाहरण है, अर्थात कहीं ना कहीं जो सेंट्रल था, इसी का पूरा अधिकार था सभी प्रांतों पर, व भारत के या दुनिया के जिन जिन क्षेत्रों में मौर्यों का साम्राज्य था उस पर किसका अधिकार था, केंद्रीय प्रशासन का अधिकार था। और अशोक ने इसे निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था में बदल दिया और राजा या सम्राट इस प्रशासनिक व्यवस्था का क्या होता था दोस्तों, प्रमुख होता था। अब अगर अर्थशास्त्र के अनुसार या कौटिल्य के देखा जाए दोस्तों साप्तांग सिद्धांत के अनुसार, तो प्रशासन के 7 प्रमुख अंग हैं, लिख लेंगे। कौटिल्य के या कौटिल्य का साप्तांग सिद्धांत, अगर दोस्तों इसमें नंबर 1 देखा जाए आपका, तो पहला होता है राजा या सम्राट। अगर नंबर 2 देखा जाए दोस्तों, तो ये होते हैं आपके मंत्री, अर्थात कह सकते हैं प्रशासन में मंत्रियों का प्रमुख स्थान होता है। और राजा के बाद जो दूसरा स्थान है वो किसको दिया गया है, मंत्रियों को दिया गया है। अगर तीसरा दोस्तों इसमें देखा जाए, तो ये है हमारा जनपद, या कह सकते हैं इसमें हमारा मुख्य रूप से जनसंख्या व क्षेत्रफल आता है दोस्तों। अगर नंबर 4 देखा जाए दोस्तों, तो ये है हमारा दुर्ग अर्थात किला। नंबर 5 देखा जाए दोस्तों, तो ये है हमारा कोष अर्थात धन। नंबर 6 देखा जाए दोस्तों, तो ये है आपका सेना, अर्थात कह सकते हैं इसे बल। और नंबर 7 दोस्तों है हमारा मित्र। इन 7 को ही कहा गया है साप्तांग सिद्धांत। इस साप्तांग सिद्धांत के अनुसार कौटिल्य ने बताने का यहाँ पर दोस्तों प्रयास किया है कि राजा या सम्राट इस राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख होता है, या इसे प्रशासन की आत्मा कहा गया है। और संपूर्ण प्रशासन के जितने भी प्रशासनिक अधिकार हैं, जितने विधिक अधिकार हैं, जितने न्यायिक अधिकार हैं, सब के सब किसके पास में है, राजा के पास में उपस्थित हैं दोस्तों। तो लिख लेंगे, अर्थशास्त्र के अनुसार राजा इसकी आत्मा। नेक्स्ट, सभी प्रकार के प्रशासनिक न्यायिक व विधिक अधिकार का प्रमुख। ठीक है दोस्तों, अर्थात जितने भी प्रशासनिक अधिकार हो, न्यायिक अधिकार हो या विधिक अधिकार हो, ये सब के सब किसके पास में होते थे, राजा के पास में होते थे। और राजा का फैसला ही अंतिम फैसला होता था दोस्तों। राजा को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों, मंत्री। ठीक है, राजा को परामर्श देने के लिए नेक्स्ट दोस्तों का नंबर 2 पॉइंट देखा जाए, तो मंत्रियों में अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसमें मुख्य रूप से अमात्य, सेनापति
व अन्य अधिकारी आते थे। लिख लेंगे इसमें अमात्य, सेनापति व अन्य धर्माधिकारी शामिल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो कौटिल्य ने अमात्य को राजा के बाद दूसरा स्थान प्रदान किया है। अर्थात दोस्तों यहां पर सिद्ध हो जाता है कि राजा के बाद में जो प्रशासन का दूसरा प्रमुख व्यक्ति है वो कौन है दोस्तों, आपका अमात्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर दोस्तों देखा जाए तो तीर्थ अधिकारी कौटिल्य के अनुसार सर्वोच्च अधिकारी है। लिख लेंगे तीर्थ अधिकारी अर्थशास्त्र के अनुसार सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है दोस्तों, और अगर इन तीन तीर्थ अधिकारियों में देखा जाए तो इसमें मुख्य रूप से पुरोहित, प्रधानमंत्री, सेना मंत्री व कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार 18 प्रकार के अधिकारी शामिल होते थे दोस्तों। लिख लेंगे तीर्थ में सेनापति, प्रधानमंत्री, कौमा, पुरोहित व अन्य धर्माधिकारी शामिल। ठीक है दोस्तों, और इनकी कुल संख्या होती है 18, अर्थात कुल 18 प्रकार के अधिकारी थे जिन्हें क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट अगर दोस्तों देखा जाए तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य ये चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय इस प्रमुख पद पर आसीन थे। तो नोट करके लिख लेंगे चाणक्य और ब्रैकेट में लिख लेंगे कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य व बिंदुसार के समय इस पद पर आसीन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो चाणक्य की अर्थशास्त्र के अनुसार जो केंद्रीय प्रशासन था इसका संचालन एक सचिवालय के द्वारा या केंद्रीय सचिवालय के द्वारा किया जाता था, जिसमें अनेक विभाग थे और प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता था जिसकी नियुक्ति अमात्य वर्ग से की जाती थी। और कौटिल्य ने कुल 32 विभागों की जानकारी प्रदान की है दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अर्थशास्त्र के अनुसार केंद्रीय प्रशासन का संचालन केंद्रीय सचिवालय द्वारा होता था।
ठीक है दोस्तों। और इस केंद्रीय सचिवालय में अगर देखें तो अनेक विभाग व उनके अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नियुक्ति अमात्य वर्ग से। नियुक्ति अमात्य वर्ग से दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो कौटिल्य ने 32 विभागों का उल्लेख किया। दोस्तों ये जो 32 विभाग हैं और इनके प्रमुखों को क्या कहा जाता था, इससे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और लगातार परीक्षाओं में आता रहता है। तो इन 32 विभागों और इनके प्रमुखों को किस नाम से संबोधित किया जाता था, इसकी जानकारी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो आप वहां से नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो मेगस्थनीज इंडिका के अनुसार मौर्य प्रशासन में 5 सदस्यीय 6 समिति का गठन किया गया और इन समितियों को विशेष प्रकार के कार्य दिए गए थे। दोस्तों पूछ लेता है कि पहली समिति का क्या कार्य था, दूसरी समिति का क्या कार्य था, तीसरी समिति का क्या कार्य था, चौथी समिति का क्या कार्य था, इसके अलावा पांचवी और छठी। या कह देता कभी कभी इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, या समितियों को उनको कार्य के अनुसार सुमेलित करिए। कई प्रकार से क्वेश्चनों को यहाँ पर बनाया जाता है दोस्तों। तो अब दोस्तों अगर इन 6 समितियों को देखा जाए तो एक तरफ लिख लेंगे समिति और दूसरी तरफ लिख लेंगे हम कार्य। तो अगर पहली समिति देखा जाए, ठीक है दोस्तों, तो पहली समिति जो थी ये उद्योग एवं शिल्प का निरीक्षण करती थी। लिख लेंगे उद्योग व शिल्प का निरीक्षण। अगर दोस्तों दूसरी समिति को देखा जाए तो दूसरी समिति का कार्य था कि जो भारत में विदेशी घूमने आते थे उन विदेशियों की देखभाल करना। दोस्तों तो लिख लेंगे विदेशियों की देखभाल। ठीक है दोस्तों। अगर तीसरी समिति को देखा जाए, अगर तीसरी समिति को देखा जाए तो तीसरी समिति का कार्य था जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना। तो लिख लेंगे जन्म मृत्यु पंजीकरण। ठीक है दोस्तों। अगर चौथी समिति देखा जाए तो चौथी समिति का कार्य था व्यापार व वाणिज्य की देखभाल करना। लिख लेंगे व्यापार व वाणिज्य की देखभाल। ठीक है दोस्तों। अगर पांचवी समिति को देखा जाए तो पांचवी समिति जो निर्मित वस्तुएं थी उनकी बिक्री की देखभाल करती थी। लिख लेंगे निर्मित वस्तुओं की बिक्री से संबंधित थी। और छठी समिति को देखा जाए तो छठी समिति जो थी ये कर से संबंधित थी। दोस्तों लिख लेंगे बिक्री कर से संबंधित।
और दोस्तों मौर्य साम्राज्य में बिक्री कर न देने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी। तो इस प्रकार से मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार मौर्य प्रशासन में 5 सदस्यीय 6 समितियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है, जिसमें पहली समिति का कार्य था उद्योग व शिल्प का निरीक्षण करना। दूसरी समिति का कार्य था कि भारत में जो विदेशी घूमने आते थे उन विदेशियों की देखभाल करना। तीसरी समिति जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करती थी। चौथी समिति व्यापार व वाणिज्य की देखभाल करने का कार्य करती थी। पांचवी समिति का कार्य था कि जो भी वस्तुएं निर्मित की जाती थी, बनाई जाती थी, उनको बिक्री या उनकी बिक्री की देखभाल करना। और छठी समिति जो थी ये बिक्री कर से संबंधित थी दोस्तों। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग मौर्य प्रशासन। और मौर्य प्रशासन को अगर दोस्तों देखा जाए तो कई भागों में बांटा गया है, जिसे कह सकते सबसे पहले अगर देखें तो मौर्य प्रशासन को बांटा गया है प्रांत में। किस में बांटा गया है? प्रांत में। और प्रत्येक प्रांत का एक क्या होता था? प्रांतपति होता था। और मौर्य साम्राज्य में कुल 5 बड़े प्रांतों की जानकारी प्राप्त होती थी। और प्रांतों की जो देखभाल होती थी दोस्तों, ये कह सकते हैं सीधे राजकुमारों के द्वारा या सेनापतियों के द्वारा की जाती थी। एक प्रांत में कई मंडल होते थे और मंडल का प्रमुख था वो महामात्य कहलाता था। एक मंडल में कई विषय होते थे या जिले होते थे या आहार होते थे, और इसका प्रमुख जो होता था वो विषयपति होता था। और उसकी सहायता करने के लिए प्रादेशिक युक्त व रज्जुक की नियुक्ति की जाती थी दोस्तों। इसके अलावा जो आपके विषय होते थे इन्हें गांव और विषय के मध्यवर्ती भाग में डिवाइड किया जाता था, जिसका प्रमुख स्थानिक व गोप कहलाता था। और ये 5 से 10 गांवों का समूह होता था। सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम कहलाती थी, जिसका प्रमुख ग्राम होता था। तो लिख लेंगे मौर्य प्रशासन। ठीक है दोस्तों, अगर मध्य में देखा जाए तो सबसे प्रमुख जो होता था पहले वो राष्ट्र होता था या देश होता था। इसका प्रमुख कौन होता था? सम्राट या राजा। एक राष्ट्र में दोस्तों कई क्या होते थे? प्रांत होते थे। और इन प्रांतों का प्रमुख जो होता था वो प्रांतपति होता था। और यहाँ लिख लेंगे 5 बड़े प्रांत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखा जाए तो एक प्रांत में कई मंडल होते थे और मंडल का प्रमुख कहलाता था महामात्य। कौन कहलाता था? महामात्य कहलाता था। एक मंडल में कई विषय होते थे जिन्हें जिला भी कहा जाता था और आहार भी कहा जाता है। इसका प्रमुख जो होता था वो विषयपति कहलाता था। और विषयपति की सहायता करने के लिए कुछ अन्य अधिकारी होते थे जिन्हें प्रादेशिक, रज्जुक या युक्त व युक्त लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखा जाए तो विषय और ग्राम के मध्य में एक मध्यवर्ती भाग होता था। तो लिख लेंगे मध्यवर्ती भाग। इसका जो प्रमुख होता था दोस्तों इसे स्थानिक व गोप कहते थे। ठीक है, और सबसे छोटी जो इकाई थी वो क्या कहलाती थी? आपकी गांव कहलाती थी, जिसका प्रमुख कौन होता था? ग्रामिक होता था दोस्तों। ठीक है,
तो एक राष्ट्र का प्रमुख सम्राट या राजा होता था और राजा का फैसला ही अंतिम फैसला होता था। और राष्ट्र का संचालन केंद्रीय सचिवालय द्वारा किया जाता था, जिसमें कुल 32 विभाग थे और इन विभागों का एक अध्यक्ष होता था जिसकी नियुक्ति अमात्य वर्ग से की जाती थी। इसके अलावा 6 बड़ी समितियां थी जिसमें 5-5 सदस्य थे, इसके द्वारा भी नियंत्रण रखा जाता था। राष्ट्र को 5 बड़े प्रांतों में बांटा गया था। इन प्रांतों की एक राजधानी होती थी और प्रांतों का प्रमुख प्रांतपति कहलाता था। और मौर्य काल में 5 बड़े प्रांतों की जानकारी हमें प्रांत होती है। प्रांत को मंडल में बांटा गया है जिसका प्रमुख कौन कहलाता था? महामात्य कहलाता था। दोस्तों, मंडल को विषय, आहार या जिला में डिवाइड किया गया है जिसका प्रमुख विषयपति कहलाता था। और अन्य व्यक्तियों के रूप में या अन्य अधिकारियों के रूप में देखा जाए तो इसमें प्रादेशिक, रज्जुक व युक्त की नियुक्ति की जाती थी। विषय और ग्राम के मध्य में एक भाग होता था जिसे कहा जाता था विषय और ग्राम का मध्यवर्ती भाग। और इसमें जो नियुक्ति होती थी अधिकारियों की, इन्हें स्थानिक व गोप कहा जाता था। और सबसे छोटी इकाई जो थी दोस्तों वो क्या कहलाती थी? गांव कहलाती थी, जिसका प्रमुख ग्रामिक कहलाता था। अब हेडिंग डालते हैं दोस्तों, प्रांत या प्रांतीय प्रशासन। अगर दोस्तों प्रांतीय प्रशासन को देखा जाए तो मौर्य काल में 5 बड़े प्रांत, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे नियुक्ति किसकी की जाती थी? कह सकते हैं राजकुमारों की या सेनापतियों की नियुक्ति डायरेक्ट की जाती थी। नेक्स्ट लिखें, अगर मौर्य काल को देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों एक था आपका उत्तरी प्रांत जिसे कहा जाता था उत्तरापथ और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा था दोस्तों हमारा पूर्वी प्रांत, इसे कहा जाता था प्राच्य पथ और इसकी राजधानी थी तोशाली अर्थात कलिंग। तीसरा था हमारा पश्चिमी प्रांत, इसे कहा जाता था अवंती पथ और इसकी राजधानी थी उज्जैनी। चौथा प्रांत था, इसे कहा जाता था दक्षिणी प्रांत और इसे दोस्तों कहा जाता था दक्षिणापथ। ये जाता था दोस्तों कर्नाटक में और इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। और पांचवा जो था इसे कहा जाता था मध्य प्रांत या केंद्रीय प्रांत। दोस्तों इसको अगर देखें तो मगध कहा जाता था और इसकी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी, जिसे क्या कहा जाता था? पटना। ठीक है दोस्तों, तो मौर्य काल में अगर प्रांत को देखा जाए तो इन प्रांतों में 5 प्रांतों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें उत्तरी प्रांत अर्थात उत्तरापथ, ये तक्षशिला तक आपका फैला हुआ था। दूसरा पूर्वी प्रांत जिसे प्राच्यपथ कहा गया है, ये कलिंग में तोशाली तक था। तीसरा पश्चिमी प्रांत जिसे अवंतीपथ कहा गया है, ये उज्जैनी तक फैला हुआ था। चौथा दक्षिणी प्रांत जिसे दक्षिणी पथ कहा गया है, ये सुवर्णगिरी तक था। और पांचवा जो है ये आपका मध्य प्रांत है जिसे मगध भी कहा जाता था या केंद्रीय प्रांत भी कहा जाता था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र पटना थी। दोस्तों अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में देखा जाए दोस्तों तो लिख लेंगे तक्षशिला व उज्जैनी प्रमुख प्रांत। लिख लेंगे नियुक्ति राजकुमारों की। ठीक है दोस्तों,
मैंने आपको बताया था अशोक पिता बिंदुसार के समय पहले तक्षशिला और बाद में उज्जैनी का प्रांतीय गवर्नर था। तो लिख लेंगे प्रारंभ में अशोक भी तक्षशिला व उज्जैनी का राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो दिव्यावदान के अनुसार क्या जानकारी मिलती है दोस्तों? अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को तक्षशिला की जिम्मेदारी सौंपी। लिख लेंगे कुणाल तक्षशिला का गवर्नर या राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों हम एक चीज़ और देख सकते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया और यहाँ का गवर्नर पुष्पगुप्त वैश्य को नियुक्त किया था दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो रुद्रदामन के ही जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि यवन शासक तुषास्क को अशोक ने जूनागढ़ में नियुक्त किया था और यहाँ पर इसने नहरों की निर्माण करवाया था। किससे? सुदर्शन झील से। अर्थात कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि प्रांतीय प्रशासन में इसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए तो ये है आपका जिला प्रशासन। तो हेडिंग डालते हैं जिला प्रशासन। और ये दोस्तों होता था, जिला में आते थे लगभग 800 गांवों का समूह। अगर दोस्तों इसमें देखा जाए तो जो प्रादेशिक है, प्रादेशिक का कार्य होता था निरीक्षण करना। प्रादेशिक का कार्य होता था निरीक्षण करना। अगर दोस्तों रज्जुक को देखा जाए तो रज्जुक जो था दोस्तों भूमि सर्वेक्षण व राजस्व निर्धारण। ठीक है दोस्तों, और जो युक्त होता था, ये युक्त का कार्य होता था लिखा पढ़ी करना, अर्थात लेखाकार। तो ये था दोस्तों हमारा जिला प्रशासन। अगर मध्यवर्ती भाग को देखा जाए तो लिख लेंगे मध्यवर्ती प्रशासन। और मध्यवर्ती प्रशासन में अगर दोस्तों देखें तो 5 या 10 गांवों का समूह, ये कहलाता था आपका मध्यवर्ती प्रशासन। इसमें प्रमुख अधिकारियों को देखें तो पहला है आपका स्थानिक, इसका कार्य था राजस्व से संबंधित। और दूसरा था आपका गोप। गोप को अगर दोस्तों देखा जाए तो ये आपका लेखाकार व जनगणना का कार्य करता था। तो इस प्रकार से दोस्तों मौर्यों ने अपने प्रशासन को पूरी तरीके से विभाजित कर रखा था। केंद्र में अगर देखा जाए तो केंद्रीय सचिवालय था, प्रांत में प्रांतीय व्यवस्था थी और इसके लिए प्रमुख प्रांतपति होता था। नेक्स्ट जिला को अगर देखा जाए तो जिला में प्रमुख विषयपति और अन्य में देखेंगे तो प्रादेशिक युक्त व रज्जुक होते थे। और मध्यवर्ती प्रशासन में अगर देखा जाए तो स्थानिक व गोप होते थे। जबकि अगर गांव में देखा जाए तो गांव का प्रमुख ग्रामिक होता था जिसे मुखिया भी कहा जाता था दोस्तों। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सैन्य प्रशासन। हेडिंग डालते हैं सैन्य प्रशासन।
ठीक है। अगर दोस्तों सैन्य प्रशासन को देखा जाए तो विदेशी लेखकों जस्टिन, प्लिनी व मेगास्थनीज के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य व मौर्य साम्राज्य में जो सेना थी इसकी जानकारी प्राप्त होती है और इन्होंने सेना को मुख्य रूप से 5 खंडों में विभाजित कर रखा है, जिसमें पहली थी आपकी स्थल सेना या पैदल सैनिक दोस्तों। दूसरे अगर देखा जाए तो ये थे आपके अश्वरोही या घुड़सवार सैनिक। तीसरे अगर देखा जाए तो ये थी आपकी हाथी सेना अर्थात हाथी पर बैठ के जो सैनिक चलते थे। चौथे थे आपके अश्वरोही या रथारोही अर्थात रथ पर चलने वाले। और पांचवे जो थे ये आपके नौसेना थी दोस्तों। कौन सी थी? नौसेना थी। तो लिख लेंगे जस्टिन, प्लिनी व मेगास्थनीज के अनुसार ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के पास चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सैनिक, नंबर 2 अगर दोस्तों देखा जाए तो 50,000 घुड़सवार या अश्वरोही सैनिक। नंबर 3 देखा जाए दोस्तों तो 9,000 हाथी सैनिक, 800 रथ सैनिक व नौसेना उपस्थित अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के पास में पैदल सैनिक थे, घुड़सवार सैनिक थे, हाथी सैनिक थे, रथ सैनिक थे व नौसेना भी विद्यमान थी और इनका अपना अपना प्रमुख होता था दोस्तों। नेक्स्ट देखें, युद्ध के समय सेना का प्रमुख ये दोस्तों कहलाता था आपका नायक। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सेना प्रमुख ये कहलाता था आपका सेनापति व अन्य अधिकारियों को देखा जाए तो इसमें आते थे आपके अंतपाल। अंतपाल को भी सेना का प्रमुख कहा जाता था। तो ये थी दोस्तों हमारे सैन्य प्रशासन की जानकारी। हेडिंग डालते हैं न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में जो सम्राट या राजा होता था उसी का फैसला अंतिम फैसला होता था और उसके फैसले को कभी भी काटा नहीं जा सकता था। न्यायालय 2 प्रकार के होते थे, पहले धर्मस्थीय अर्थात दीवानी न्यायालय और दूसरे होते थे आपके कंटक शोधन या फौजदारी न्यायालय। अर्थात पहले में दोस्तों जमीन या कह सकते हैं घरेलू झड़ाई झगड़े से संबंधित मामले आते थे, जबकि दूसरे में हिंसक मामलों को रखा जाता था दोस्तों। राजुक जो था ये जनपद न्यायालय का प्रमुख होता था। लिख लेंगे राजा न्याय व्यवस्था का प्रधान। राजा न्याय व्यवस्था का प्रधान। नेक्स्ट लिखेंगे राजुक जनपदीय न्यायालयों का प्रमुख। जो राजुक था इसे जनपदीय न्यायालयों का प्रमुख कहा जाता था दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो न्यायालय 2 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के होते थे दोस्तों। पहला धर्म स्थीय
अर्थात दीवानी न्यायालय, और दूसरा होता था कंटक शोधन। इसे कहा जाता है दोस्तों फौजदारी न्यायालय, ठीक है। और राजा का फैसला अंतिम फैसला होता था। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं गुप्तचर व्यवस्था, ठीक है दोस्तों। इस गुप्तचर व्यवस्था का जो प्रमुख होता था दोस्तों, ये महामात्य सर्प से लिया जाता था। लिख लेंगे दोस्तों, प्रमुख महामात्य सर्प, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो गूढ़ पुरुष, ये कहा जाता था दोस्तों किसको? जासूसों को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? जासूसों को कहा जाता था। नेक्स्ट अगर देखें तो नियुक्ति उपधा परीक्षण द्वारा, जिसमें सन्यासी कौमा विद्यार्थी कौमा गृहस्थ व विष कन्याओं की नियुक्ति विश्व कन्याओं की नियुक्ति होती थी। और इसके लिए एक परीक्षण होता था जिसे कहा जाता था दोस्तों उपदा परीक्षण। तो ये थी दोस्तों हमारी मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। अब हेडिंग डालते हैं हम लोग आर्थिक व्यवस्था दोस्तों। हेडिंग डालते हैं आर्थिक व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, आर्थिक व्यवस्था से तात्पर्य है पैसे के लेन देन से। और पैसे का अगर मुख्य रूप से देखा जाए दोस्तों तो आने का जो वो था वो राजस्व था। और राजस्व हमें कहाँ से सबसे अधिक प्राप्त होता था? टैक्स के द्वारा प्राप्त होता था। तो मौर्य काल में भी कई प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे। इन टैक्स को कलेक्ट करने वाले व्यक्ति को समाहर्त कहा जाता था। व राजस्व का जो प्रमुख था उसे दोस्तों कहा जाता था सन्निधाता। लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखा जाए करों के प्रकार। तो पहला कर अगर देखें दोस्तों तो ये है हमारा भूमि कर। और भूमि कर जो होता था ये कुल उपज का 1/6 या 1/4 भाग होता था। लिख लेंगे, उपज का 1/6 या 1/4 भाग। नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों तो ये है सिंचाई कर। अर्थात सिंचाई के लिए जो कर लिया जाता था इसे सिंचाई कर कहा जाता था। और ये दोस्तों उपज का 1/3 से 1/5 भाग। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका नाम है भाग कर। अर्थात जो उपज होती थी इसमें राजा का भी एक भाग निर्धारित होता था और उसे ही कहा जाता था भाग कर दोस्तों। तो लिख लेंगे, उपज का 1/5
6 भाग। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए तो ये है बलि, ये है दोस्तों आपका बलि, और बलि जो है ये एक प्रकार का धार्मिक कर है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये है सीता कर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अब तक सबसे अधिक क्वेश्चन में पूछा गया था। तो जो राजकीय भूमि होती थी उसे सीता भूमि कहा जाता था, और उस पर लगने वाला जो कर था वो क्या कहलाता था? सीता कर कहलाता था। तो लिख लेंगे राजकीय भूमि से प्राप्त कर। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो पिंड कर, तो पिंड का अर्थ होता है गांव, अर्थात संपूर्ण गांव से लिया जाने वाला कर। लिख लेंगे ठीक है। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए तो ये है आपका सेतु कर, और ये लगता था फल व सब्जियों पर। इसके अतिरिक्त दोस्तों राजस्व कर जो कि राजस्व से संबंधित था। अगर मौर्यकालीन मुद्रा को देखा जाए तो राजकीय मुद्रा पर्ण थी दोस्तों। तो लिख लेंगे राजकीय मुद्रा पर्ण, और किसकी बनी होती थी दोस्तों? ये चांदी की बनी होती थी। अगर मौर्य काल के पहले देखा जाए दोस्तों तो इसके पहले जो सिक्के चलते थे उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था या पंचमाग्ध कॉइन कहा जाता था, और ये तांबे व चांदी के बने होते थे दोस्तों। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मौर्य काल से पहले कौन से सिक्के चलते थे तो या भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के कौन है, तो आपका उत्तर होगा आहत सिक्के या पंचमाग्ध कॉइन। लिख लेंगे नोट करके यहाँ पर। भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन से हैं दोस्तों? आहत सिक्के हैं। और ये बने होते थे आपके चांदी व तांबा से। तो ये थी दोस्तों हमारी मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था। अब हेडिंग डालते हैं सामाजिक व्यवस्था, अर्थात मौर्य काल में समाज किस प्रकार का था। तो हेडिंग डालते हैं सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, तो लिख लें अगर दोस्तों जानकारी अर्थशास्त्र व इंडिका से। जानकारी अर्थशास्त्र व इंडिका से। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? कौटिल्य की पुस्तक है, और अगर इंडिका को देखा जाएगा तो ये पुस्तक है मेगास्थनीज की। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें दोस्तों तो शूद्र व वैश्यों की स्थिति एक समान। शूद्र व वैश्यों की स्थिति एक समान थी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। तो लिख लेंगे मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार सात वर्गों में
विभाजित दोस्तों। अगर इन सातों के नाम देखा जाए तो इसमें जो पहला है ये दार्शनिक कहलाता था। पहला आपका दार्शनिक है और इसमें रखा जाता था ब्राह्मण को। दूसरा वर्ग जो है ये आपका कृषक है और कृषक वर्ग में किसान, वैश्य व शूद्र को रखा जाता था। तीसरा है आपका सैनिक या इसमें कह सकते हैं क्षत्रिय वर्ग को रखा जाता है। चौथा है हमारा पशुपालक और इसमें पशुचालन से संबंधित लोगों को रखा जाता है। पांचवा वर्ग था हमारा शिल्पकार और इसमें कह सकते हैं जो निर्माण करता थे इन लोगों को रखा जाता था। छठा वर्ग जो था ये हमारा मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश कहलाता था और सातवां वर्ग जो था इसे पार्षद या काउंसलर कहा जाता था। तो लिख लेंगे दोस्तों। नंबर 1 कौन था दोस्तों आपका? दार्शनिक और इसमें आते थे आपके ब्राह्मण। नंबर 2 कृषक, इसमें आते थे शूद्र व वैश्य। नंबर 3 अगर देखें तो ये थे आपके सैनिक वर्ग और इसमें आते थे क्षत्रिय। नंबर 4 देखेंगे तो ये पशुपालक। नंबर 5 अगर देखेंगे तो शिल्पकार। नंबर 6 देखेंगे तो न्यायाधीश या इन्हीं को कहा जाता है मजिस्ट्रेट। और नंबर 7 देखा जाए तो इन्हें कहा जाता है पार्षद या काउंसलर। ठीक है, इस प्रकार से मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है, जबकि वर्ण विभाजन के अनुसार भारतीय समाज 4 वर्गों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। अगर इस वर्ण विभाजन को देखा जाए या कह सकते हैं भारतीय समाज को देखा जाए तो इसमें जो ब्राह्मण वर्ग है इन्हें कर देने का अधिकार नहीं था या ये करों से मुक्त थे। और अगर ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसे दंड नहीं दिया जाता था बल्कि उससे मत्थे पर एक चिन्ह दाग दिया जाता था। तो लिख लेंगे ब्राह्मण वर्ग कर नहीं देता था व दंड का भागी भी नहीं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो ब्राह्मण संस्कृति व शिक्षा के जनक कहलाते थे। नेक्स्ट अगर देखें तो बहुविवाह, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, व वैश्यावृत्ति प्रचलित। और स्वतंत्र वैश्यावृत्ति अपनाने वाली महिलाओं को रूपजीवा कहा जाता था। लिख लेंगे रूपजीवा स्वतंत्र जीवन जीने वाली वैश्याओं को कहा जाता था रूपजीवा। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए तो महिलाओं की नियुक्ति राजमहल की देखभाल, राजा के अंगरक्षकों
तथा जासूसों के रूप में होती थी। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे देखें तो जाति प्रथा उतनी अधिक प्रचलित नहीं थी, लेकिन महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता था। किसमें? ब्राह्मण धर्म में। लिख लेंगे, ब्राह्मण धर्म में महिलाएं दूसरे दर्जे की नागरिक। ठीक है। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखें तो कौटिल्य ने 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है, अर्थात भारतीय समाज में इस समय 8 प्रकार के विवाह होते थे। लिख लेंगे, अर्थशास्त्र के अनुसार आठ प्रकार के विवाह। ठीक है। अगर पहला देखा जाए तो इसे कहा जाता था प्रजापात्य विवाह, अर्थात लड़की का पिता अपने अच्छे कर्मों के द्वारा या छोटा मोटा समारोह करके अपनी पुत्री का विवाह लड़के के साथ में कर देता था दोस्तों। नंबर 2 है, इसे कहा जाता है आर्ष विवाह। नंबर 2 है आपका आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में लड़की का पिता लड़के से दो जोड़ी बैल या गाय के रूप में विवाह कर देता था। नंबर 3 अगर देखा जाए तो इसे कहा गया है देव विवाह। क्या कहा गया है? देव विवाह, अर्थात यज्ञ करवाने वाले पंडित या पुरोहित के साथ में ही लड़की का विवाह कर दिया जाता था। इसे कहा जाता था देव विवाह। अगर चौथा विवाह देखा जाए तो इसे कहा जाता था ब्रह्म विवाह, और ये विवाह का सबसे सर्वोत्तम प्रकार होता था। इसमें लड़की का पिता सुयोग्य लड़के की तलाश करता था और उसके साथ में अपनी कन्या का विवाह करता था दोस्तों। नंबर 5 अगर देखा जाए तो ये है आपका गंधर्व विवाह। कौन सा है? गंधर्व विवाह। इसे प्रेम विवाह भी कहा जाता है, अर्थात लड़का लड़की राजी और घर से भाग करके उन्होंने कर ली शादी। नंबर 6 अगर देखा जाए दोस्तों तो इसे कहा जाता है आसुर विवाह। क्या कहा जाता है? आसुर विवाह कहा जाता है। नंबर 7 अगर दोस्तों देखा जाए तो इसे कहा जाता है राक्षस विवाह। नंबर 7 को कहा जाता है राक्षस विवाह। और नंबर 8 जो है दोस्तों इसे कहा जाता है पिशाच विवाह। अर्थात आसुर विवाह में देखा जाए तो लड़की की बिना रजामंदी के उसका विवाह करना कहलाता है आपका आसुर विवाह। राक्षस विवाह में लड़की का अपहरण करके उसका विवाह करना कहलाता है राक्षस विवाह। और पिशाच विवाह में जबरन लड़की के शरीर पर अधिकार प्राप्त कर लेना कहलाता है आपका पिशाच विवाह। अर्थात अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कुल 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य का जो चैप्टर था या मौर्यकालीन चैप्टर था जो समाप्त होता है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा व अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।